नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्लास 6 की चैप्टर 4 की क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। हमारा जो चैनल है द क्लासेस, इस पर हम जो है हिस्ट्री के बेसिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या मान लीजिए आप खुद अपने क्लास में ही हैं और आगे आपको जाके कंपटीशन की तैयारी करनी ही है, ठीक है, तो सबसे अच्छा है कि हमारा बेसिक्स मजबूत होना चाहिए। जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस होती हैं ना, आगे चल के हमें बड़ी प्रॉब्लम्स देती हैं। तो सबसे अच्छा है कि हम जो है शुरू से ही अपना बेसिक्स मजबूत करके चलें, ताकि हमें आगे चल के जो एकदम काफ़ी हैवी लोड पड़ जाता है पढ़ाई का, ठीक है, वो हमें पढ़े पढ़े तो उस समय में हम बेसिक्स जो चीज़ें होती हैं वो जानें, ताकि हम जो बड़ी बड़ी चीज़ें जो अब पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो उनको हम समझ सकें, वो हमारी आसानी से समझ में आने लगे। देखिए, मैं ये बुक्स का जो है वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो है थोड़ा सा आपका बेसिक्स मजबूत हो जाए। मैं वीडियो कैम पे भी आ सकता हूँ, लेकिन क्या है कि अभी उसको थोड़ा टाइम रहने दीजिए और ये ऑडियो के तौर पर आप मेरी बात को ज़्यादा सुनिए, ना कि किताब को देखना, ठीक है। किताब अगर देख रहे हैं तो आप अपनी किताब में देखिए और ऑडियो के रूप में इसको सुनिए, ठीक है। तो क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, आपको अगर पुराने समय के बारे में अगर जानना है, ठीक है, तो हमने बताया कि जैसे पुरातत्वविद हैं, ठीक, तो वो क्या करते हैं कि कई जगहों की जो है खुदाई करते हैं। कोई स्थान पे अगर कोई कोई सुराग मिलता है ना, कोई कोई मान लीजिए कोई पुराना औजार मिल गया कहीं पर, कोई मान लीजिए अब आगे अपने पढ़ेंगे कि मटके जैसे मिलते थे, ठीक है, या फिर कपड़ों की कोई वो मिल गया, हड्डी दांत औजार मिल गए, तो इन चीज़ों से जो है वहाँ पर पहचान होती थी कि वहाँ पर मनुष्य कैसा रहा होगा। फिर उनकी जांच होती है, कार्बन डेटिंग होती है, तो उसमें पता चलता है कि वो कितने साल पुराने जो है वो रहे हैं, है ना, 1000 साल पुराना है या 2000 साल पुराना है, वो अवशेष जो है कितने पुराने हैं। ऐसे ही किताबों के बारे में अगर हम बात करें तो किताबों में हम देखते हैं कि उस समय का समाज कैसा रहा होगा। अगर हम पढ़ते हैं, ठीक, तो उस समय का समाज कैसा रहा है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। राजा का जनता के प्रति व्यवहार कैसा था, ये पता चलता है। अब देखिए, आम जनता के बारे में तो किताब में नहीं लिखा होगा, क्योंकि कोई भी अगर मान लीजिए लेखक राजा के समय में रहा है, कोई किंगडम में रहा है और लेखक है, वो राजा के बारे में लिखेगा, ना कि जो है आपका ऐसे समझ लीजिए कि जनता के मामले में, है ना, उसके बारे में नहीं लिखेगा। वो लिखेगा राजा के बारे में, राजा ने कहाँ लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन फिर भी कि राजा की पूजा की जाती है ना, या राजा जनता से मिलकर चलता है, जनता को अपने परिवार की तरह समझता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर हमें लेखक के द्वारा लिखी हुई मिल जाती हैं। रही बात कब्रों की, तो कब्रों से हमें वहाँ पर जो एक आम जो नागरिक है ना, जो जनता है, जो प्रजा है राजा की, उसका क्या है, उस वो जैसे कैसे रिचुअल्स करते थे, कैसे मतलब कार्यक्रम जो है वो मृत्यु के बाद में कैसे जो है पूजा पाठ होता था, है ना, या किस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाता था, तो कब्रों में ही पता चलेगा। अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो कब्रों में क्या है कि जैसे कब्र, मान लीजिए कोई पुरानी कब्र मिली, उसकी जब खुदाई की गई तो किसी में कहीं कहीं ऐसा मिला है कि जैसे इंसान को जब दफनाया गया है तो उसके इस्तेमाल किए हुए औजार जो है वो रखे गए हैं, क्योंकि उनकी ये आस्था थी कि आगे जब आदमी मर जाएगा तो मरने के बाद में भी उसको जो है शिकार करना है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी आस्था थी इस चीज़ों में। तो उन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और जैसे जैसे आगे हम अभी पढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको समझ में आने लगेगा। मैं दरअसल बताऊं कि लोग क्लासेस देख रहे हैं, स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में बंद कर देते हैं, ठीक। लेकिन क्या है कि लोग पूरा वीडियो नहीं देखते। पूरा वीडियो देखेंगे, आपको थोड़ा बेसिक समझ में आएगा तो फिर मुझे भी थोड़ी हेल्प मिलेगी और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग ध्यान से इसको जो है सुने, देखने के बजाय सुने। और अगर कोई एनसीईआरटी की बुक आपके पास कक्षा 6 की है तो उसको खोल कर बैठें और मैं देखें। मैं जो है, मैं दरअसल बोलता रहता हूँ कि हेडिंग है, तो हेडिंग का जब मैं बोलता हूँ तो उसके बारे में आप सुने कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है।
तो देखिए पुस्तकालय के बारे में जो है एक एक छात्र ने जो है बात की है। तो जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा, ठीक है। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। अब पुस्तकालय के बारे में है, ठीक, तो उसमें जो है आपको अगर आपके पास में कोई लाइब्रेरी होगी या आप कभी जाएंगे तो वहाँ नई से लेके पुरानी सारी किताबें जो है, बहुत पुरानी पुरानी किताबें जो है मिल जाती हैं। अब एक पुरानी किताब की ही बात कर ले रहे हैं हम, ठीक है। जैसे रामायण की बात कर ली, तो रामायण क्या है, रामायण हमारी जो है विरासत है ना। वो विरासत है हमारी, क्योंकि हमारे हमें मिली है हमारे पिताजी से, ठीक है। पिताजी ने वो कहानियाँ कहाँ से सुनी, उनकी दादाजी से। उन्होंने अपने दादा से या पिता से, ऐसे करके जो है वो विरासत चली आ रही है, जिसके बारे में हमें जो है जानकारी है। आप आज भी देख लीजिए, किसी ने भले ही रामायण ग्रंथ ना पढ़ा हो, लेकिन वो रामायण की कहानी पूरी जानता है, क्योंकि वो परिवार में उसको सुनाया जाता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, देखो ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। इसकी रचना जो है लगभग 3500 साल पुरानी हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है। लय में जैसे बोलते हैं ना, एक आदमी ऊबड़ खाबड़ बोलने लगे, अभी जैसे आप हिंदी पढ़ते होंगे तो क्या आप वाक्य को जो है शुद्ध तरीके से उसको जो है लिखिए, है ना। तो कोई अक्षर आगे रख दिया, कोई पीछे रख दिया, तो उसको क्या है कि सही तरीके से एकदम बोला गया है, ताकि मतलब स्पष्ट आए और आदमी आसानी से पढ़ सके। तो सूक्त हो गया वो, है ना, कि एकदम लय में बोला जाए। अब ये क्या है, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण। अब इसमें देखो, देवी देवताओं की स्तुति मतलब प्रार्थना, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और कौन से देवी देवता हैं, अग्नि, इंद्र और सोम, ये 3 देवताओं के बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है, ठीक है। तो अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं, और सोम एक पौधा है जिससे खास जो है वो पेय पदार्थ बनाया जाता है। पेय पदार्थ आप समझ लीजिए, खास पेय पदार्थ। सोम को मतलब जो है, आप आज के टाइम में तो आप देखेंगे सोम रस बोलते थे शराब को, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो है देवताओं के पीने के लिए एक मतलब जो है पदार्थ बनाया जाता था, जिसको जो सोम नामक पौधे से मिलता था, ठीक। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, वाक्यों, शब्दों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अब देखिए, जिस समय में हम बता रहे हैं कि किताबें नहीं लिखी जाती थी, उस समय में क्या होता था कि जब कोई ज्ञान है, कोई कहानी है, या कोई सूक्त है ना, या कोई दोहा है, तो उसको क्या करते थे, या कोई मंत्र है, तो उसको क्या किया कि एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को दिया, दूसरी पीढ़ी ने तीसरी पीढ़ी को दिया। जो आज की जो है टेक्नोलॉजी के समय में हम किताबों में या ऑनलाइन जो है वो पढ़ते हैं, ठीक। उस समय में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो ऐसे में क्या होगा कि उसको जो है इस प्रकार से आगे बढ़ाया गया, और इसी को विरासत बोलते हैं, ठीक है। तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को देखो पढ़ाते थे, ठीक है। इनको कंठस्थ का मतलब रटवाते थे, ठीक है, बिल्कुल याद करवा देते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, है ना। प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी किया। तो देखिए ज़्यादातर उस समय में क्या था, पुरुष प्रधान था। अब यही चीज़ हमें ग्रंथ से पता चल रही है। ग्रंथ में समाज जो है पुरुष प्रधान है या महिला प्रधान है, मतलब परिवार का मुखिया कौन होगा। आज के समय में हम देखते हैं, तो आप छोटे शहरों में चले जाइए या गांवों में चले जाइए, तो वहाँ क्या होगा कि आपको लेडीज़ जो है घर की मुखिया नहीं मिलेंगी। ज़्यादातर क्या होगा कि कोई मनुष्य, मतलब जो है वो मर्द आदमी ही जो है घर का मुखिया होगा। जैसे आपके, मान लो आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे, तो आपको पता होगा कि आपके दादा या पिता की ही बात जो है घर पे चलती है, ठीक। उनकी ही वही जो है, कोई अगर कोई घर में कोई प्रोग्राम होना है, कोई भी काम होना है, कोई बड़ा काम होना है ना, शादी बारात से लेके और घर बनवाने तक, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये जो है समाज का आईना जो है वो किताबें होती हैं पुराने समय की, ठीक है। तो कुछ प्रार्थनाएं हैं जो ईश्वर से प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, वो महिलाओं ने भी उनकी रचना की है।
ठीक। ऋग्वेद की भाषा जो है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। अब देखिए ज़्यादातर ये जो जितने भी मतलब जो 4 वेद लिखे गए हैं या ग्रंथ ज़्यादातर पुराने हैं, तो वो उस समय की जो भाषा है उसमें लिखे गए हैं। देखिए भाषा धीमे 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 बदलते हुए आई है। संस्कृत से देखिए प्राकृत बनी है, ठीक है। प्राकृत से फिर ये जो है हम इधर चले आए हैं, तो हिंदी जो है आकर रुक जाती है ना। अब हिंदी में भी हम लोग अभी खिचड़ी बोलते हैं। जैसे अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो इसमें इंग्लिश भी होगी, ठीक। या फिर अगर हम गौर करें तो इसमें उर्दू के भी शब्द होंगे, हिंदी के भी होंगे, है ना। कुछ कुछ भोजपुरी भी हो जाते हैं, तो बहुत सारे शब्द जो है वो मिल जाते हैं, ठीक। और इस प्रकार से नई भाषा का जो है वो इवोल्यूशन होता रहता है, विकास होता रहता है। कुछ अभी देखिए संस्कृत पढ़ते हो, है ना, उससे ये भाषा थोड़ी भिन्न है। अब संस्कृत जो हम लोग हमारे यहाँ चलती है ये उससे भी पुरानी वैदिक संस्कृत, ठीक है, तो उससे थोड़ी भिन्न है संस्कृत और अन्य भाषा। आप देखिए भाषा के बारे में बात की गई है, तो भाषा देखिए संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत और यूरोप 2 महाद्वीप हैं, भारत और यूरोप, उनके जो है उनके जो भाषा परिवार एक ही माना जाता है, तो उसका हिस्सा है संस्कृत। भारत की कई भाषाएं हैं जैसे असमिया, हिंदी, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, है ना। तो एशियाई भाषाएं जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। अब जो यूरोप की जितनी भाषाएं हैं, है ना, और अपने यहाँ भारत की जितनी भाषाएं हैं वो सब जो है एक ही परिवार से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको भाषा परिवार कहा जाता है। इनका जो एवोल्यूशन है, जो विकास हुआ है, वो एक दूसरे की सहायता से हुआ है, ठीक। तो ये परिवार की भाषाएं मानी जाती हैं। अब इनमें देखो शुरू के कई शब्द जैसे एक जैसे थे, जैसे मात्र बोलते थे संस्कृत में, ठीक। हिंदी में माँ बोलते हैं और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मदर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये संस्कृत से ही अंग्रेजी का जो है विकास हुआ है। अंग्रेजी जो है वो अंग्रेजी की माँ जो है वो संस्कृत ही है ना। क्या क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है। अब देखिए इसी में है, अब इसमें बहुत सारी भाषाएं और भी हैं, जैसे पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा में भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। और तमिलनाडु में जो है तमिल बोली जाती है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये द्रविड़ भाषाएं हैं, साउथ इंडिया में बोली जाती हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं, ठीक। ऑस्ट्रो एशियाटिक मतलब जो ऑस्ट्रेलियन जो महाद्वीप है उसको जो है उसके हिस्से में भी इनका जो है एवोल्यूशन हुआ है। अब देखिए हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी या छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। अब हम देखो हमने क्या बोला कि पहले क्या होता था कि विरासत जो है वो कैसे मिलती थी, विरासत जो चली आ रही है वो कैसे आई है कि एक ने सुना, फिर उसने उसको कंठस्थ किया, याद किया, उसके बाद में आगे पहुँचे, आगे जो पीढ़ी पहुँचेगी, है ना, उस पीढ़ी को क्या होगा, उस पीढ़ी को जो पिछली पीढ़ी थी वो कंठस्थ करवाएगी उसके मंत्रों को, है ना, और उसको जो है बोला जाएगा। कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया, ठीक। इसे छापने का तो मुश्किल से मतलब इसे छापने का काम तो 200 साल पहले ही हुआ है ना। तब तक ये जो है लोग उसको याद करते हुए ही चले आ रहे हैं। अब इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। अब इतिहासकार अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो वो ऋग्वेद को किस मतलब से देखेगा, किस पर्पज से देखेगा, क्या क्या उसमें मतलब जो है ढूंढ कर निकालेगा। तो इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया जाता है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है, ठीक है। अब देखिए ये भाषा है, ये हमारी कौन सी भाषा है, वैदिक संस्कृत, ठीक। तो ऋग्वेद का अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वेद जो है कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे वैदिक संस्कृत में ये जो है लिखा हुआ है, ठीक। अब ये पांडुलिपि है, पांडुलिपि का एक पन्ना है, ठीक। पांडुलिपियों के बारे में हम पहले क्लासों में पढ़ ही चुके हैं। तो भुर्ज वृक्ष की छाल पर ये जो है लिखा जाता था, ठीक। और 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। 150 वर्ष पहले ये जो है छापा गया है, ठीक। विश्वामित्र और नदियाँ। अब देखिए यहाँ पर जो है विश्वामित्र के एक ऋषि विश्वामित्र हैं, और जो नदियाँ हैं
उनसे जो है आप उनकी जो है आपस में वार्तालाप हो रही है। तो विश्वामित्र जो है वो नदियों को घोड़ों और गायों से उनकी उसकी तुलना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इतिहासकार क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि उस समय का जो समाज था वहाँ पर कहा जाए कि घोड़े और गाय की जो है काफ़ी वैल्यू थी, ठीक है। उनको काफ़ी उनका महत्व था, उनका जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था और शायद पूजनीय भी थे वो, ठीक है। तो इस बारे में ये कहानी लिखी गई है, तो आप इसे पढ़ना, ठीक है। अब मवेशी, घोड़े और रथ। अब देखिए मवेशियों का क्या है, मवेशियों से जो है दूध का उत्पादन होता था, इसके अलावा खेतों में काम के इस्तेमाल में वो आ जाते थे, है ना। बच्चों का जो है क्या था कि भाई पुत्रों की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि चाहे वो खेत में काम करना हो या युद्ध लड़ना हो, तो उसमें क्या है कि लड़कों की जो है वो खास ज़रूरत रहती थी, है ना। तो और घोड़ों के लिए क्या है कि आने जाने के लिए, इसके अलावा युद्ध में भी घोड़ों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा तुम्हारा घोड़ा ज़्यादा दूरी तक चल सकता है ना, तेज़ी से, ज़्यादा तेज़ी से पहुंच सकते हैं, रथ को खींचने के काम में आ सकता है। तो ये सारी जो है ये ऋग्वेद में इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक। मवेशियों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, है ना, ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। जैसे कहीं पर अच्छी मतलब जो है घास है मैदान में, ठीक है, तो वहाँ क्या है कि कोई कोई मान लीजिए एक कबीला है, वो दूसरे कबीले से युद्ध करेगा और दूसरे कबीले को भगा देगा और खुद वहाँ पर कब्जा कर लेगा, ताकि हमारे मवेशी खाएं, मतलब जो है उनको चारा अच्छे तरीके से मिल सके, और वो वहाँ पर जो है कब्जा करके अपने बैठ जाते थे। इसके अलावा पानी के लिए लड़ाइयाँ हो जाती थी, है ना, कि मान लो कोई नदी बह रही है और उसमें साफ पानी मिलता है पीने का, 12 महीने पानी रहता है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी नदी से गुजारा हो सकता है। तो इसके लिए भी जो है लड़ाइयाँ लड़ी गई, ठीक। अब देखिए जो भी चीज़ युद्ध में जीती जाती थी, जैसे मान लीजिए मवेशी जीत लिए गए, तो क्या होता था कि उस कबीले में एक होता था सरदार, ठीक है। तो सरदार को ज़्यादा भाग दिया जाता था कुछ, ठीक है। चाहे वो धन समझ लीजिए, है ना, या मवेशी समझ लीजिए, है ना। तो इसको जो है जब इसका बंटवारा होता था तो कुछ तो मतलब काफ़ी भाग लिया जाता था, ले लेता था सरदार। इसके अलावा पुरोहित, पुरोहित मतलब पंडित जो पूजा पाठ करते थे, यज्ञ हवन करते थे, उनको दिया जाता था ताकि वो गुजारा अपना कर सकें, है ना। इसके अलावा जो आम पब्लिक और जो कबीले के लोग होते थे उनमें वो जो है बांट दिया जाता था, ठीक। तो ये क्या है कि घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी यज्ञ में, ठीक, देवी देवताओं के लिए। अब देखो युद्ध की अगर बात है तो मैंने पहले ही बताया कि इनमें पुरुष ज़्यादा भाग लेते थे, है ना, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। तो लोगों की सभा जो है मिली जुली होती थी, उनमें से जो लोग अपने अपने में से ही एक को सरदार चुनते थे, जो लड़ना अच्छे तरीके से जानता हो, ठीक। अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। अब देखो हमारी विशेषता, जैसे अब मैं अगर अपनी ही विशेषता की अगर बात करूं या हम किसी की भी विशेषता की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा कि वो किस स्थान पर रहता है ना, वो उसकी एक विशेषता होगी। जैसे मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो उसकी अपनी अलग विशेषता है ना। और इसके अलावा वो अब अभी तो क्या है कि जाति के बारे में भी कि उच्च जाति का है या निम्न जाति का है, ये भी आजकल चलता है अभी भी, है ना। और भाषा कौन सी बोलता है, आज के समय में भी देखो, आप खड़ी बोली बोल रहा है या इंग्लिश बोल रहा है तो उसको ज़्यादा वैल्यू, जो देसी अपनी भाषा बोल रहा है गांव की, उसको जो है लोग हीन नज़रों से देखते हैं आज भी, सोचते हैं ये जो है सभ्य व्यक्ति नहीं है, है ना, अनसिविलाइज्ड है। तो ये जो है ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, और दूसरे लोग थे राजा। अब देखो ग्रुप क्या थे, दो थे, ठीक। तीसरे ग्रुप का कोई काम नहीं है, कि एक एक ग्रुप जो है वो यज्ञ करता था, जिसे जो है पुरोहित कहते थे, और दूसरे लोग जो वो कौन होते थे, राजा। अब देखो ये राजा वैसे नहीं थे जैसे हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, वैसे राजा नहीं थे। इनका क्या था, ना राजधानियाँ थी ना महल थे, ये आम जनता के बीच बीच में ही रहते थे,
ना इनके पास सेना थी। अभी हमने पीछे बात करी कि जो आपस में ही कबीले के लोग होते थे उनमें से एक को सरदार चुन लिया जाता था, जो लड़ने में है ना अच्छा हो, या जिसकी जो है वैल्यू ज़्यादा हो, जिससे समाज में ना सबसे मेल जोल जो रखता हो, तो उसको जो है मुखिया चुन दिया जाता। और उस समय क्या होता था कि अब देखें आप बाद में जब आप देखेंगे समाज में क्या हाल हुआ है कि जैसे कोई राजा है तो उसकी अगर मृत्यु हो गई तो उसका बेटा ही राजा बन गया, जबकि उस समय में ऐसा नहीं होता था कि एक बार अगर सरदार मर गया तो फिर दोबारा जो उसमें जो कुशलता होनी चाहिए, जैसे युद्ध लड़ने का कौशल होना चाहिए है ना, तो वो जो है जिसके अंदर ज़्यादा होती होगी, ठीक, उसको राजा या सरदार कुछ भी कहें वो हम चुन लिया जाता था। ठीक, अब देखो जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। ये हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। जैसे जन कहते हैं ना, जनमानस वगैरह, तो जन का मतलब क्या हो गया, आदमी, ठीक, लोग। दूसरा था विष, जिसे वैश्य शब्द निकला है। अब इस विषय पर जो है हम आगे चैप्टर 5 में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं हमें। पुरजन या विष, भरतजन या विषु, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो इन शब्दों के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है। देखो अब क्या है कि कुछ लोग जो है वो अपने को कभी कभी खुद को जिन्होंने ये रचना, इन प्रार्थनाओं की रचना की है, वो खुद को आर्य कहते थे, ठीक, और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु का मतलब क्या हो गया कि अगर कहा जाए राक्षस बोल सकते हैं, है ना, दास तो बोल रहे हैं, दस्यु का मतलब राक्षस, ठीक है। तो वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे, है ना, जो उनके समझ में ना आती हो, तो वो जो जिनको वो लोग नहीं समझ पाते थे या उनके जैसा रहन सहन नहीं था, वो उनको क्या बोलते थे, दस्यु बोलते थे, ठीक है। बाद में यही दास शब्द का इस्तेमाल जो है स्त्रीलिंग के लिए दासी का मतलब जगह पर होने लगा, है ना। जो जो औरतें जैसे गुलाम बनाई जाती थी उनको क्या कहते थे, दासी, और जो पुरुष गुलाम बनाए जाते थे उन्हें कहते थे दास, ठीक है। तो युद्ध में बंदी बना लिया, फिर उनसे उनको जो है घर में या जंगल में मान लीजिए काम वाम अपने जैसे करवा रहे हैं परिवार का, ठीक। अब देखो जिस युग में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। अब देखें, हम देखें कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा था, ठीक है। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाण की, ठीक है। अब ये महापाषाण क्या बताया था हमने, बताया था एक बताया था पुरापाषाण, एक महापाषाण और एक नवपाषाण, ये काल हैं, ठीक है। तो ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर। हमने क्या बोला था, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और जो है क्या नाम है, नवपाषाण काल बोला था। तो महापाषाण काल कौन सा है, जहाँ पर जो है बड़े बड़े पत्थरों के जो है वो औजार बनाए जाते थे, ठीक, के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर, अब देखो ये क्या करते थे कि जैसे कोई मान लो किसी को दफन किया, ठीक, किसी की कब्र बनाई, तो वहाँ पर क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया उसकी पहचान के लिए। आज भी हम लोग देखते हैं कहीं कहीं जो है वो बना देते हैं चबूतरा टाइप का, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर मर जाता है उसके लिए कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्कन जो हम बोलेंगे अगर थोड़ा मध्य प्रदेश और थोड़ा तेलंगाना और थोड़ा जो है ये अपना महाराष्ट्र, इसका जो इलाके को बोलते हैं दक्षिण भारत, यानी जो तमिलनाडु वाले इलाके में हम चले जाएंगे, तमिलनाडु, केरल और उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत मतलब जो अगर हम इधर चले जाएंगे बंगाल से पूरब की तरफ को, ठीक। और कश्मीर में जो है बहुप्रचलित थी। अब ये जो कब्र बनाने की जो प्रथा थी, है ना, महापाषाण कब्रें बनाने की, महापाषाण मतलब कि एक कब्र जैसे किसी की व्यक्ति की बनाई, उसमें उसको दफनाया और दफनाने के बाद में उस पर एक पत्थर जो है लगा दिया, ठीक। तो सॉरी, तो इसको जो है महापाषाण कब्रें कहा जाता था, ठीक है।
क्या किया, पत्थर लगा दिया। सबसे बड़ी पहचान मतलब जो है वो यही जो है, सवाल अगर आया तो इसी प्रकार से आएगा। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे, कुछ ऊपर रखे जाते थे, कुछ भीतर भी होते थे। जैसे ये देखो, ये एक चित्र जो है वो दिया गया है, अगर आप गौर से देखो तो ये है। इसमें आप देखो ये जगह जगह जो है, ये देखो ये पत्थर लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब देखो, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है, ठीक। तो ये क्या है, ये एक पहचान है। बाकी तो अब ऐसे जमीन में कहाँ कहाँ लाशें दफन है, कोई नहीं जान सकता है। और कहाँ पूरे पूरे जो है पूरे देश की खुदाई नहीं कर सकते हम, लेकिन क्या है, जहाँ जहाँ ये निशान मिले हैं तो वहाँ वहाँ जो है ये इनकी खुदाई की गई है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं, देखो। अब क्या है कि वही बताया मैंने उस समय कि मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था, ठीक। इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, ठीक, घोड़े के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। अब ये बहुत ख़ास चीज़ है, ठीक। ये क्या है कि ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आ सकता है, तो इसको हम ज़रा गौर से एक बार अपने दिमाग में डालेंगे। देखो, काले लाल मिट्टी के बर्तन में मतलब जो दफनाए जाते थे साथ में, कहीं कहीं पे जो है लोहे के औजार हथियार, ठीक। या मान लीजिए ये उम्मीद की जाती है जैसे कोई व्यक्ति घोड़ा चलाता होगा उस समय में, उसके पास कोई घोड़ा रहा होगा, तो साथ में उसको भी दफन कर दिया है। या वो जो सामान इस्तेमाल करता था वो सामान को दफन कर दिया है, ठीक। और सोने के गहने, मान लो कोई गहना वहना वो पहनता था तो वो भी जो है दफन कर दिए गए, ठीक। अब देखिए, इस तरह के महापाषाण के शवाधान शिष्ट कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो है चीज़ें हम जो शायद पत्थरों के बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था, ठीक। तो इसको हमने देख लिया। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? अब देखो, ये बहुत काम की चीज़ है अगर हम गौर करें कि हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता। अब देखो, महापाषाण के काल में लोहे का सामान जो है वो मिला है, ठीक। कुल्हाड़ी मिली है, एक कटार मिली है, देखो कटार है, ठीक, ये कटार बोलेंगे इसको, और कुल्हाड़ी मिली है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है मिली हैं। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि महापाषाण काल में लोहे का मतलब जो है किस धातु का इस्तेमाल होता था, ठीक। तो मान लीजिए और किस धातु का इस्तेमाल नहीं होता था, तो जैसे आ गया कि लोहा, सोना, ठीक। या फिर अब देखिए यहाँ लिखा है लोहा, सोना, है ना। तो इनका जो है वो इस्तेमाल होता था। इसके अलावा अगर कोई वो है कोई ऑप्शन दे रखा है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक, वो सही है। लोहे की लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अब देखो, पुरातत्वविद मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। अभी हमने आगे ऊपर बात की, तो कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, ठीक। यहाँ एक व्यक्ति, अब देखो ये ब्रह्मगिरी की जो जगह है, ठीक, पेज नंबर 13 पे आप किताब खोल कर देख लेना। तो यहाँ क्या है कि एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। अब इतना सोना अगर किसी व्यक्ति के पास है, इसका मतलब क्या है, वो काफ़ी जो है रईस रहा होगा, है ना। तो इसलिए उसके साथ ये जो है सोना दफनाने के लिए उसके पास था, तो वो दफना दिया गया। अब इसमें क्या है, इससे सामाजिक असमानता का पता चल रहा है। मान लीजिए किसी के पास में केवल छुरा रखा हुआ निकल रहा है, किसी के पास में सोने के जो है बर्तन मतलब जो है वो शंख मन के निकल रहे हैं, दूसरे कंकालों के पास कुछ के पास मिट्टी के बर्तन ही निकल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, सामाजिक भिन्नता जो है वो पता चल रही है कि समाज में जो है कुछ लोग अमीर थे और कुछ गरीब थे, ठीक। अब इसमें ये भी हो सकता है कि जो मरा हुआ आदमी है जिसके पास सोना निकला है, ठीक, वो जो है हो सकता है उस समुदाय का सरदार रहा हो, और बाकी लोग जो है वो उसके गांव के रहे हों जिनकी और कब्रें मिली हैं, ठीक।
अब देखो, ये यहाँ पर एक है, अगली हेडिंग दी है कि क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। तो कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया। बाद में मरने वालों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानों वो चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। अब देखो, मैंने क्या कहा कि पत्थर जो है वो पहचान के लिए लगाए जाते थे, ताकि ताकि कभी कोई उसके परिवार का ही, मान लो कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि एक एक जगह चार चार लाशें निकली हैं, है ना, चार चार कंकाल मिले हैं या ज़्यादा मिले हैं, तो वहाँ पे क्या है कि हो सकता है, ये अनुमान लगाया गया है। ये कोई वो नहीं है कि हाँ गारंटी कोई दे सकता है, ठीक है। इसका क्या है कि एक अनुमान ही है कि हो सकता है उसके परिवार के लोग रहे हों और अलग अलग समय पर मरे हों, और क्या किया, पत्थर का निशान लगा हुआ है ही, उसके बराबर में दफना दिया। बाद में पता चला कि एक ही उसको जो है कब्र में कर दिया गया। अब इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, अब मानचित्र में आप देख लेना, ठीक। ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, ठीक। तो यहाँ पर पुरातत्वविदों ने खोज की, ठीक। तो वहाँ पर जो है और उसकी कार्बन डेटिंग की है। कार्बन डेटिंग मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई कोई बहुत ज़्यादा पुरानी जो कोई वस्तु है ना, या कोई 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 भी औजार है ना, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो पुरातत्वविदों को मिलती है, जैसे सोने का सिक्का हो गया, तो इसको जो है जब इसकी उम्र को हम पता करेंगे तो क्या है, उसके कार्बन डेटिंग एक विधि होती है, वैज्ञानिक विधि है, उसके द्वारा इसका जो है पता लगाया जाता है कि एक चीज़ कितनी पुरानी है, ठीक। या कोई पेड़ दबा हुआ मिल जाए तो उसके बारे में भी सब पता चल जाता है। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, ठीक। अब क्या करा, गड्ढा खोदा और उसमें जो है सीधा उसको लिटा दिया। सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। अब लोगों की आस्था रही होगी उस समय में कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया है तो मरने के बाद में वो खाना भी खाएगा, पानी भी पिएगा, तो ये चीज़ें भी जो है उसके साथ दफना दी गई, ठीक। और कभी कभी उनको जो है घर के अंदर ही दफनाया गया। अब घर के अंदर का कई चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है उनके यहाँ ये प्रथा हो, ये भी हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है उसको उसके ही घर में दफना दो, ताकि उसका जो आशीर्वाद है या प्रभाव है वो उसके घर पर हमेशा बना रहे। अब देखो, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था, ठीक। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। अब इसमें क्या है कि हो सकता है कि ये व्यक्ति उसकी उस बस्ती का सरदार रहा हो, ठीक। ये भी हो सकता है कि वो कोई व्यापारी रहा हो, है ना, अच्छी उसके पास जो है रईस रहा हो, अच्छी संपत्ति हो, तो उसको जो है इस प्रकार से दफनाया गया। अब देखो, कंकालों का अध्ययन करने पर हमें क्या पता चलता है। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं होता। तो कह रहे हैं क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल पुरुष का था या स्त्री का। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाजा, अब सामान के आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई गहने मिलते हैं कंकाल के साथ, है ना, तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया गया, ठीक। लेकिन इसमें जो है कोई खास जो है इसको गारंटी जो है वो नहीं दे सकते, क्योंकि अक्सर जो है आदमी भी जो है आभूषण पहनता है ना। जैसे हम ही देखते हैं अभी कि मान लीजिए सोने का चैन है या कानों में मान लो कोई कुंडल उंडल है, तो ये क्या है कि पुरुष पहले के ज़माने में पुरुष भी पहनते थे और स्त्रियां भी पहनती थी, है ना। तो कंकाल का लिंग पहचानने का सबसे बेहतर तरीका उसकी अस्थियों की जांच है। क्योंकि महिला बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। तो वो पुरुषों से कूला जो है उनका ज़्यादा बड़ा होगा। तो इस प्रकार से महिला और पुरुष के कंकाल में अंतर जो है वो निकाला गया। अब देखो, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे।
उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 अस्थियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत अस्थियों के साथ जोड़े और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अब देखिए, उस समय में जो है एक चरक रहे थे जिन्होंने मतलब जो चिकित्सा शास्त्र में जो उन्होंने एक किताब लिखी थी, चरक संहिता। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार मतलब जो पेपर्स में पूछा गया है कि मतलब जो है चरक संहिता किसने लिखी है, ठीक है। तो उन्होंने जो है काफ़ी इस पर रिसर्च करके जो है लिखा था और लगभग मेल खाता है उस समय के हिसाब से कि क्या जानकारी जो उन्होंने दी है, अगर उसको आज के समय की जो साइंस के हिसाब से देखा जाए, तोला जाए, तो वो एक लगभग समान जो है वो बैठ जाती है ना। अब देखो, इनाम गांव के लोग काम धंधे क्या करते थे, ठीक। काम धंधे में देखो, गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। इसका मतलब वहाँ पर जो है इन चीज़ों की खेती की जाती रही है। और जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, ठीक। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, ठीक। तो इसका मतलब कि उस समय का जो है जो समाज था वो मांसाहारी रहा था। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, तो इन ये जो है इतने सारे हैं, इनकी भी हड्डियां पाई गई हैं, है ना। जानवर हैं, कुछ जीव हैं। और ऐसे साक्ष्य मिले कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थी। अब देखो, ये जो है इनका सेवन भी करते थे, है ना, कि बेर का या आंवले का या जामुन, खजूर, इनका जो है इस्तेमाल करते थे। अब देखिए, अब ये हम हर चैप्टर में देखेंगे कि जहाँ हम अपने देश की सभ्यता के या मतलब प्राचीन विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ एक नीचे एक छोटा सा ये टॉपिक आएगा, उस समय का जो है विश्व में क्या चल रहा था, ठीक है। तो अब देखो, चीन में दिखाया गया है, चीन का आज इसमें जो वो दिया गया था, पिछले चैप्टर में शायद मेरे ख्याल से मिस्र का दिया गया था। तो इसमें जो है चीन के बारे में है कि चीन के जो है 3500 साल पुराने जो है पहले के लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण जो है मिलते हैं। ये आप चित्र बराबर में देख सकते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है, ठीक। अब देखो, जानवरों की हड्डियों पर अभी हमने बात की कि वहाँ उस समय पेपर की तो वो थी नहीं, तो ऐसे में क्या कि या तो हमारे यहाँ जैसे छाल पर लिखा जाता था, तो ये इसको क्या करा कि उन्होंने जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया ताकि ये जल्दी नष्ट ना हो, क्योंकि ये माना जाता है ये भविष्य बताती हैं, ठीक है। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था, क्योंकि ये मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रहे हो कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते होंगे। अब क्या किया कि हड्डी को पर कोई सवाल लिखा और उसको जो आग में डाल दिया, तो उसमें जो दरारें पड़ेंगी उन दरारों के हिसाब से जो ज्योतिषी वहाँ रहे होंगे उन्होंने जो है भविष्य बताते होंगे, है ना। तो ये वहाँ पर जो है एक प्रथा जो है देखी गई है। तो ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। अब हमने क्या कहा, उस समय जिस समय की यहाँ बात हो रही है, उस समय की जब हम अगर अपने यहाँ बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता था कि एक समुदाय होता था, कबीला होता था। उसमें जो है किसी एक को, उनमें से ही जो उस कबीले के जो लोग थे, उनमें से ही किसी एक को राजा बना दिया जाता था, सरदार बना दिया जाता था, ठीक है। लेकिन वो रहता आम लोगों के ही बीच था। जबकि चीन में क्या है कि चीन में जो उस समय का जो समय रहा है ना, उस समय क्या होता था कि राजा जो है वो शहरों में महल बना कर रहते थे और उनके पास बहुत सारी दौलत थी, है ना, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे। लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, ठीक। लोहा क्या है, लोहे का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना जानते थे। अब लोहे का इस्तेमाल के भी बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दरअसल लोहे का जो है मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि जो गलनांक होता है, उसको जो है
वो ज़्यादा होता था। तो जल्दी जो है लोहे की खोज काफ़ी, कई जगह काफ़ी लेट हुई है ना। अभी 1000 साल पहले ही केवल यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में भी 1000 साल पहले लगभग 1100 ईस्वी के आसपास लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ है। तो कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, जबकि हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही लोहे का इस्तेमाल किया जाता था। फाल बना, मतलब जो है उसकी हल्की फाल बनाते थे उसी से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है जीन का प्रयोग भी हुआ है घोड़े पे बैठने के लिए, है ना, लोहे की जीन का। उससे जो है घोड़े की स्पीड थोड़ी बढ़ गई थी। अब देखो, ये इनाम गांव के बारे में एक कल्पना लिखी गई है, तो इसके बारे में ज़रा सोचो और अपने जो है दिमाग को थोड़ा चलाने की कोशिश करो। और जो मैंने आज आज हमने जो चीज़ पढ़ी है उसको जो है थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर और ये नीचे जो सवाल दिए गए हैं इनको जो है हल करने की कोशिश करना, ठीक। ऊपर जो है चैप्टर को पढ़ने के बाद, और चैप्टर को गौर से पढ़ें। मेरी बात को वीडियो को देखें कम, सुने ज़्यादा, क्योंकि सुनेंगे तो थोड़ा जो है इसकी डिटेल को आप समझ पाएंगे, है ना। मुझे जो जो बारीकी से बताने की चीज़ें लगी वो मैंने बताई हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि वीडियो पूरा देखें, शायद आपको इससे भविष्य में कुछ हेल्प हो, है ना। ठीक, तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।